नमस्कार। आनंद भारत चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम कपिलेश्वर कुमार झा। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक शख्सियत के बारे में, एक महान पर्सनालिटी, एक महान राजा के बारे में, एक विद्वान के बारे में और गुजरात के बड़ौदा शहर के मॉडर्न मेकर सयाजीराव गायकवाड़ III के बारे में। कहते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ III अपने समय से बहुत आगे थे और इन्होंने आज जो बड़ौदा है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडिया को, इसको जो है सो इतना बड़ा और इतना अच्छा और इतना डेवलप्ड सिटी बनाने के पीछे सयाजीराव गायकवाड़ III का बहुत बड़ा रोल रहा है। कहते हैं सयाजीराव गायकवाड़ III ने ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को यूएसए भेजा था पढ़ने के लिए। यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ बड़ौदा स्टेट के फॉर्मेशन में नहीं बल्कि भारतीय संविधान कि जो कहते हैं कि फाउंडिंग फादर्स, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको भी सपोर्ट करने में, उनको एजुकेशन दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो शुरू करते हैं आज सयाजीराव गायकवाड़ III के बारे में। कहते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़ III, उनका जो जन्म है वो 11 फरवरी 1863 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम श्रीमंत गोपाल राव गायकवाड़ था। सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़ौदा स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ौदा स्टेट अकोटा और बड़पत्रक, ये दो रीजन है, उसके बीच में पड़ता है। अकोटा जो है माही नदी के किनारे है और बटपत्रक जो है विश्वामित्री रिवर के किनारे है। बड़ौदा को हम बड़ोदरा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ोदरा दो शब्दों से बना है, एक वर और दूसरा उदर। वर का मतलब वट वृक्ष जिसे हम कहते हैं, और उदर का मतलब पेट। यानी कि बड़ोदरा सिटी जो है, इसके इस शहर के चारों तरफ जो है सो बरगद के पेड़ थे, वट वृक्ष थे, इसी वजह से इसका नाम बड़ौदा पड़ा। बड़ौदा गुजरात, राजस्थान और दक्कन यानी कि साउथ इंडिया जाने वाली जो ट्रेड रूट है उस पर लोकेटेड है। बड़ौदा पे प्राचीन भारत में जो है सो मौर्य, गुप्ता, मैत्रक, चालुक्य और फिर बाद में मिडियवल एज में दिल्ली सल्तनत और गुजरात सल्तनत के अलावा मराठाओं और मुगलों ने यहाँ पे रूल किया। 1721 में पिलाजी राव गायकवाड़ ने मुगलों से बड़ौदा को ले लिया और बड़ौदा स्टेट या बड़ौदा रियासत की स्थापना की। महाराजा खांडे राव ने 1856 यानी कि 1856 से लेकर के 1870 तक बड़ौदा पर रूल किया और उन्होंने बड़ौदा स्टेट को काफी डेवलप किया। उन्हीं के समय में 1862 में बड़ौदा स्टेट रेलवे की नींव रखी गई। 1870 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के समय उनका कोई पुत्र भी नहीं था। उनकी मृत्यु के कुछ समय के बाद उनकी पत्नी महारानी जमुनाबाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। महाराजा खांडे राव के भाई मल्हार राव ने बड़ौदा स्टेट की गद्दी संभाली, लेकिन वे बहुत ही अलोकप्रिय हुए क्योंकि उनका जो रूलिंग था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। इससे जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनसे काफी नाराज हो गई और उनको जो है सो मद्रास में एग्जाइल कर दिया गया, उनको गद्दी से हटा दिया गया। तो अब जो है बड़ौदा की गद्दी फिर से खाली हो गई। बड़ौदा स्टेट की गद्दी खाली होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और बड़ौदा की महारानी जमुनाबाई ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जिसमें महारानी जमुनाबाई, बड़ौदा रियासत के दीवान टी माधव राव और सर रिचर्ड मेजे जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ मैसूर थे, उन्होंने हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा जैसे शहरों में रह के काम किया था। इन सबके मिलने से इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो है सो जनरल के रैंक पे थे और वो ही बड़ौदा रियासत को एक तरह से देख रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के पास कलवान नाम का एक जगह है, गांव है, वहां पे श्रीमंत काशीराव अपनी पत्नी उमाबाई और 3 बच्चे आनंद राव, गोपाल राव और संपत राव के साथ रहते थे। श्रीमंत काशी मोर्गैनेटिक कहते हैं, काशीराव मोर्गैनेटिक विवाह से उत्पन्न हुए कुल से थे। मोर्गैनेटिक का मतलब जो राज परिवार होता था, जो किंग होता था, वो कई बार क्या है कि जो अपने रॉयल फैमिली में तो मैरिज करते ही करते थे, कई बार जो है सो अपने से लो स्टेटस की जो कम्युनिटी है उनमें भी वो कई बार शादी कर लेते थे। तो इसी को हम कहते हैं, इससे जो उत्पन्न पुत्र होते थे उसको हम मोर्गैनेटिक कह सकते हैं, मोर्गैनेटिक सन। तो इनमें रॉयल ब्लड तो होता था लेकिन राजगद्दी पर में बैठने के ये योग्य नहीं माने जाते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा जो है क्रिटिकल है, गंभीर है। इनका कोई पुत्र भी नहीं, एक भाई था, वो भी जो है सो अलोकप्रिय थे, उनको भी एग्जाइल कर दिया गया। तो राजगद्दी पे किसी न किसी को तो बैठाना है। तो इसी सिलसिले में इस कमिटी ने जो है सो इंक्वायरी जब की तो उनको पता चला कि नासिक में एक फैमिली है जो कि इसके जो फाउंडर थे बड़ौदा स्टेट के 1721 में, उन्होंने जो शादी किया था पिलाजी राव गायकवाड़ ने, उसी जो है सो परंपरा से ये चली आ रही फैमिली थी जो कि नासिक में गुमशुदा तौर पर में वो लोग रह रहे थे। तो इनको जब पता चला कि ये जो है सो रॉयल ब्लड है उनमें,
तो इनको जो है सो यहाँ पर नासिक में जो है सो कमेटी के लोग जो है सो वहाँ पे गए और श्रीमंत काशीराव से जब वो मिले तो काशीराव को उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए बड़ौदा। और काशीराव अपने 3 पुत्र के साथ बड़ौदा आए। बड़ौदा आने के बाद महारानी जमुना बाई ने उनसे पूछा, खासतौर से श्रीमंत गोपाल राव से, जो 3 पुत्रों में से एक पुत्र थे काशीराव के, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि आई हैव कम हियर टू बिकम महाराजा, मैं यहाँ पे रूल करने आया हूँ। इससे जमुनाबाई, महारानी जमुनाबाई बहुत प्रभावित हुई और भी उनमें जो बहुत सारे यूनिक उनको कुछ ट्रेड्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनको दिखा गोपाल राव में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यही जो है सो परफेक्ट है किंग बनने के लिए। 16 जून 1875 को उन्होंने बड़ौदा स्टेट की गद्दी संभाली। चूंकि वे अभी छोटे थे, 12 इयर्स के अप्रॉक्स उनकी एज थी, इसीलिए बड़ौदा स्टेट को का शासन जो है एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी को सौंपा गया, जिसमें महारानी जमुनाबाई, दीवान और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि मौजूद थे। 6 साल के बाद श्रीमंत राव 1881 अब को बड़ौदा के राजा बने। अब वो 18 साल के हो गए थे और उन्हें अब संपूर्ण सत्ता बड़ौदा की सौंप दी गई। बड़ौदा स्टेट का गोल्डन कहते हैं कि पीरियड अब स्टार्ट होता है। बड़ौदा के दीवान टी माधवराव ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन की सारी बारीकियों को सिखाया। इसके अलावा जो FH इलियट ने महाराजा को ब्रिटिश पब्लिक एजुकेशन का जो भी चीज़ है उसको उन्होंने उनको सिखाया। उन्होंने सबसे पहले राजा बनने के बाद एजुकेशन का प्रचार प्रसार, सामाजिक उत्थान, जुडिशियल सिस्टम को मजबूत किया। अपने रियासत के लोगों की गरीबी को भरसक दूर करने का उन्होंने प्रयास आरंभ किया। महारानी जमुनाबाई ने उनका नाम सयाजीराव रखा और अब वे सयाजीराव गायकवाड़ III के रूप में मशहूर हुए और दुनिया उनको सयाजीराव गायकवाड़ III के रूप में ही जानती है। वे जानते थे कि वे मराठी हैं और गुजरात में रूल कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपने को गुजराती अस्मिता, जो आइडेंटिटी है गुजरात की, उसकी लैंग्वेज, कल्चर और गुजरात के लोगों से पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को जो है एसिमिलेट कर लिया, मतलब कि जोड़ लिया। उन्होंने पूरे गुजरात में लाइब्रेरीज का जाल नेटवर्क तैयार किया। बड़ौदा के सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना भी 1910 में उन्होंने की, जो कि लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थित है। इसमें लगभग 3 लाख बुक्स का कलेक्शन है और लगभग 8000 लोग इसके अभी वर्तमान में एक्टिव मेंबर्स हैं। महाराजा ने बड़ौदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी डेवलप किया और इसे सबसे बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से एक बनाया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को खत्म किया, तलाक को कानूनी रूप दिया, अछूतों के खिलाफ जो अनटचेबिलिटी उस समय था समाज में, उसको भी उन्होंने समाज से दूर करने का काफी प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज और सनातन की जो हमारी परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया। उन्होंने लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया, जो कि इंग्लैंड की महारानी के आवास बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है और यह 170 रूम वाला पैलेस है। 1908 में उन्हें टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया के 7 सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बताया। इस महल का निर्माण 1890 में 25 लाख रुपए में किया गया। उस समय दुनिया की सबसे आधुनिक फैसिलिटीज इसमें मौजूद थी। बड़ौदा के रॉयल फैमिली आज भी इस पैलेस में रहते हैं। वे पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने की अपने स्टेट में पहली बार प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री किया। तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल जो है स्टेप उन्होंने लिया उस समय। उनके विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को यादगार और उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सयाजीराव रत्न अवार्ड 2013 में इंट्रोड्यूस किया। सयाजीराव ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छे टर्म मतलब जो सयाजीराव गायकवाड़ का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छा टर्म नहीं था। वो तो देशभक्त राजा थे और ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल ही नापसंद करते थे। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें जो है सो कई सारे जो रिवार्ड्स है, जो अवार्ड्स है, उनको टाइटल्स वगैरह जो है सो प्रदान किए, जिसमें एक है फरजंद, एक खास, ए दौलत, ए इंग्लिशा, मतलब फेवर्ड सन ऑफ ब्रिटिश नेशन की उपाधि उनको 1876 में प्रदान की गई। उन्होंने तीनों दिल्ली दरबार में को उन्होंने अटेंड किया। सबसे पहला 1877, फिर 1903 और 1911 में वे शामिल हुए दिल्ली दरबार में। अब दिल्ली दरबार का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है 1911 के दिल्ली दरबार की घटना। इस दरबार के मुख्य अतिथि थे जॉर्ज पंचम फिफ्थ, जो कि इंग्लैंड के राजा थे और वो पहली बार भारत जो है सो आए थे। तो उन्हीं के आगमन पर में जितने भी भारतीय राजा हैं, रियासत के राजा, उनको दिल्ली में दरबार में आमंत्रित किया गया था। सभी भारतीय राजाओं को ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ को प्रॉपर सम्मान देना था, रिस्पेक्ट देना था, क्योंकि वो तो आधी दुनिया के राजा थे, साथ ही साथ भारत के भी, जिसमें झुक करके 3 बार सलाम करना था और फिर 7 कदम बिना पीछे मुड़े
चल करके पीछे वापस लौटना था। भारतीय राजाओं में से सयाजीराव तीसरे सबसे प्रेस्टिजियस किंग थे हायरार्की में। जब उनका समय आया तो जॉर्ज फिफ्थ को केवल एक बार झुक करके, वो भी पूरा नहीं, कहते कि आधा ही वो झुके, और फिर थोड़ा सा जो है सो मतलब कि वो पीछे घूम करके मुस्कुराते हुए जो है सो वापस लौट आए। वो 7 कदम चल करके पीछे फिर बिना पीछे जो है सो मुड़े हुए वापस लौटना, ये सब प्रक्रियाएं उन्होंने नहीं की। उनका अपना एक अलग ही स्टाइल था। इस ओकेजन में जो ड्रेस पहननी चाहिए थी, एक प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर समय के लिए प्रॉपर ड्रेस, उस ड्रेस को भी उन्होंने नहीं पहन रखा था। तो उनकी पोती यानी कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है महारानी गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किसी कारणवश वे रिहर्सल में शामिल नहीं हो पाए थे, इस वजह से उनको वो शिष्टाचार जो है वो उनसे नहीं हो पाया। जो भी हो रीजन, उनके मन में जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो उतनी श्रद्धा तो थी ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके लीडर्स जो कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सबको वो पूरा समर्थन करते थे। उनकी जो नजरें हैं वो बिल्कुल ही, कहते हैं ना कि पारखी, जो हीरे की परख कौन कर सकता है, तो जौहरी। तो ऐसे ही जो विद्वान थे, जो फ्यूचर में कुछ नाम कर सकते थे, कमा सकते थे, जो भारत का नाम रोशन कर सकते थे, ऐसे लोगों को बचपन में ही वो समझ लेते थे कि ये फ्यूचर में चल के जो है सो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और ऐसे लोगों को जो है सो वो प्रोत्साहित करते थे। इसमें से हम कुछ नाम लेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जब रूल स्टार्ट किया, उसके 38 सालों के बाद, 38 ईयर्स के बाद, 1913 के आसपास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उनकी मुलाकात हुई जब वे 22 साल के थे बाबा साहब। और एक इंटरव्यू में जो है सो उनसे वार्तालाप हुआ, और फिर वो बहुत खुश हुए कि तुम क्या पढ़ना चाहोगे। फिर उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी और फिनांस, पब्लिक फिनांस, इन सब में उनका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह में, ये सब मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़िए, लेकिन आपको बड़ौदा स्टेट में काम करना पड़ेगा। यही तो वो जो है सो उनकी खूबी थी कि बड़ौदा स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना, और जितने ज़्यादा काबिल लोग बड़ौदा स्टेट में काम करेंगे तो बड़ौदा स्टेट उतना ही आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने उनको यूएसए भेजा, और यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। 1970 में वो वापस आए, और फिर एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी जो है सो बड़ौदा स्टेट में उन्होंने काम किया। और फिर बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जो है सो प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन भी बने। तो एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में सयाजीराव गायकवाड़ III का बहुत बड़ा रोल रहा है। कहते हैं कि उस समय उन्होंने जो स्कॉलरशिप उनको प्रदान की यूएसए में पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, वो लगभग 20,434 रुपीज़ थी। ये उस समय काफ़ी था, और इससे उनकी जो है सो शिक्षा दीक्षा आराम से पूरी हो गई। इसके अलावा विठल राम जी शिंदे को उन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा। उनके पढ़ने का, वहाँ पे रहने का सारा एक्सपेंसेस उन्होंने उठाया, जो कि बाद में चल कर के जो है सो महाराष्ट्र के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में सबसे अग्रणी पंक्ति में शामिल हुए, और डिप्रेस्ड क्लास मिशन की भी उन्होंने स्थापना की, और शेड्यूल कास्ट की लाइफ को अच्छा करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया विठल राम जी शिंदे ने। उन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी को भी अपना पॉलिटिकल जो है सो एक अपॉइंटमेंट बड़ौदा स्टेट में उन्होंने दिया। वे बड़ौदा के दीवान के पद से जो है सो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी पॉलिटिकल करियर की। 1874 में वे पहले एशियन बने, जो दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके जो बैड इंपैक्ट है भारत पर में, किस तरह से भारत को लूटा जा रहा है, और इंग्लैंड, लंदन सारा पैसा भारत से करोड़ों अरबों भेजा जा रहा है, इस बात का प्रचार प्रसार अपनी किताब के जरिए सबसे पहले दादा भाई नौरोजी नहीं किया था। इस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में उन्होंने पब्लिश किया था। उन्होंने एग्रीकल्चर को एडवांस बनाने के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर चिंतामणि विष्णु साने को यूएसए भेजा, और जब वो वहां से वापस आए तो बड़ौदा और गुजरात में एग्रीकल्चर को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। बीटी कृष्णमाचारी को उन्होंने बड़ौदा के दीवान के पद पर 1927 में अपॉइंट किया। बड़ौदा के दीवान के रूप में उन्होंने पूरे गुजरात के जो रूरल एरियाज में हैं वहाँ पे बहुत बड़े डेवलपमेंट का काम उन्होंने आरंभ किया। सयाजीराव ने कृष्णा जाधव को आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा। बाद में उनको स्टेट आर्किटेक्ट के पद पर में उन्होंने उनको अपॉइंट किया, और उनके समय में बड़ौदा के बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स है उसका निर्माण हुआ, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस, चिमनाबाई क्लॉक टावर, सूर सागर लेक, महारानी चिमनाबाई मार्केट, महारानी चिमनाबाई न्याय मंदिर, सयाजीराव
जनरल हॉस्पिटल, चिमनाबाई लेक, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, महारानी चिमनाबाई हॉस्पिटल। सयाजीराव हर साल इंग्लैंड की यात्रा करते थे और वहाँ टैलेंटेड इंडियंस को चुन चुन कर बड़ौदा स्टेट ज्वाइन करवाते थे। अपने इसी विजिट में उन्होंने 20 साल के महर्षि अरबिंदो से भी उनकी मुलाकात हुई और श्री अरबिंदो को उन्होंने 1893 में भारत जब वो वापस आए तो उन्होंने बड़ौदा स्टेट की सर्विस को ज्वाइन किया और वो एक तरह से वो सेक्रेटरी बने सयाजीराव गायकवाड़ के। सेलिब्रेटेड पेंटर 20th सेंचुरी के राजा रवि वर्मा को कौन नहीं जानता है। राजा रवि वर्मा ने काफी समय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के कोर्ट में बिताया। 1895 में महाराजा ने एसबी तलपड़े को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली उड़ाते जो है सो देखा, जो जिन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही इस कारनामे को अंजाम दिया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इंग्लिश जूलॉजिस्ट और एथनोग्राफर जेम्स हॉर्नेल को मरीन बायोलॉजी पर रिसर्च के लिए अपॉइंट किया। उन्होंने बहुत ही फेमस बुक और जो है सो एक लिखा है, उसका नाम है द सेक्रेड संख ऑफ इंडिया, ए मोनोग्राफ ऑफ द इंडियन कॉन्च, जो कि इंडियन मैरीन बायोलॉजी पे बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। उनके पास में ज्वेलरी का भी अच्छा कलेक्शन था, उनको बहुत शौक था ज्वेलरी का, जिसमें स्टार ऑफ द साउथ डायमंड, द अकबर शाह डायमंड, द प्रिंसेस यूजिन डायमंड प्रमुख है। सयाजीराव ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को भी काफी प्रमोट किया और उन्हीं की सहायता से उस्ताद मौला बख्श ने 1886 में एकेडमी ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना की, जो अब फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़ौदा के सयाजीराव यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। उन्हीं के समय भारत का पहला म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज हुआ था बड़ौदा में 1916 में। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी सबसे पहले डांस पढ़ाने का काम भारत में इस यूनिवर्सिटी ने स्टैब्लिश किया, जो कि महाराजा सयाजीराव का ही ब्रेन चाइल्ड है। उनके समय में ही यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ये बात अलग है कि यूनिवर्सिटी बाद में उनके पोते के समय पूरा हुआ, उनके ग्रैंड सन के समय। म्यूजिशियंस, डांसर्स और पोएट्स उनकी दरबार में बहुत ज़्यादा संख्या में थे, क्योंकि उस समय एक तरह से स्टेटस सिंबल माना जाता था। 1880 में तंजौर की महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा सयाजीराव III से हुआ। उन्होंने उनका नाम चिमनाबाई फर्स्ट रखा। वे भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत की बहुत बड़ी जानकार थी। उन्होंने बड़ौदा में भरतनाट्यम को बहुत लोकप्रिय बनाया। गुरुवर कुबेरनाथ तंजौरकर ने बड़ौदा में तंजौर डांस म्यूजिक एंड आर्ट रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया उन्हीं के समय में। चिमनाबाई फर्स्ट की मृत्यु टीबी से हो गई और महाराजा ने 1885 में, मतलब कि 5 साल ये विवाह चला। महाराजा ने दूसरा विवाह 1885 में मध्य प्रदेश के देवास की श्रीमंत गजराबाई से किया और अपनी पहली पत्नी के नाम पर में अपनी इस पत्नी का भी उन्होंने नामकरण चिमनाबाई किया, चिमनाबाई II। चिमनाबाई द्वितीय मतलब वो काफी जो है सो भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जो है सो उनके अधिकारों के लिए जो है सो वो काम करती थी और शी वॉज अ वेरी एबल क्वीन। और कहते हैं कि ये शादी मतलब कि 53 ईयर्स तक दोनों का जो है सो साथ चला। 1933 में एक बार महाराजा शिकार कर रहे थे। ये प्रसंग है जिसको मैं चाहता हूं कि इसके बारे में लोग जानें, क्योंकि जब हम जाएंगे बड़ौदा घूमने कभी हमें से कोई भी, तो बड़ौदा जो रॉयल सयाजी बाग है वहाँ पर में ये 2 स्टैच्यू हमें मिलेगा, तो उसके बारे में जानकारी रहना आवश्यक है। 1933 में एक बार महाराजा शिकार कर रहे थे, तभी उनकी जान खतरे में आ गई थी, क्योंकि शेर अचानक से उनके सामने आ गया और उनकी जान भी अब जा सकती थी। लेकिन उसी समय 2 भाई अर्जन कोली और हरि कोली नामक 2 भाइयों ने राजा के जान बचाई। इन दोनों भाइयों को राजा ने दरबार में सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया और इन दोनों की ब्रॉन्ज स्टैच्यू को रॉयल सयाजी बाग में रखा गया है। वाराणसी के फेमस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसे कि सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण का काम सयाजीराव नहीं करवाया था। इसे मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है, जो कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंतर्गत आता है। 2013 में बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सयाजी रत्न अवार्ड की स्थापना की, जिसका पर्पस है ऐसे लोगों को यह अवार्ड देना जिन्होंने कि बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, गवर्नेंस और मेडिसिन के क्षेत्र में एक्सीलेंट वर्क किया हो। NR नारायण मूर्ति, सर रतन टाटा और अमिताभ बच्चन जैसे हस्तियों को सयाजी रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि जिसे हम BOB भी कहते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है।
जिसका हेडक्वार्टर बड़ौदा है। इसकी स्थापना भी कसरे भी राजा सयाजीराव गायकवाड़ को जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1908 में की थी। बड़ौदा म्यूजियम की स्थापना उन्होंने 1894 में की और फिर इसी में पिक्चर गैलरी को 1910 में ऐड किया गया। यहाँ पर में आर्ट, स्कल्पचर, एथनोग्राफी का अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर में JMW टर्नर और जॉन कॉन्स्टेबल जैसे फेमस पेंटर्स की ओरिजिनल पेंटिंग्स भी हैं। यहाँ इजिप्शियन ममी और बेबी वेल, ब्लू वेल की स्केलेटन एक मेजर अट्रैक्शन है। गुजरात की फेमस अकोटा ब्रॉन्ज जो कि 5वीं सदी की मानी जाती है, ये 68 जैन धर्म से जुड़े महापुरुषों की इमेज है जो यहाँ पे मिलती है म्यूजियम में। 1862 में स्थापित बड़ौदा नैरो गेज रेलवे को उन्होंने और भी एक्सपैंड किया और दाभोई को फोकल पॉइंट बनाया, जो आज भी एशिया का लार्जेस्ट नैरो गेज रेलवे नेटवर्क माना जाता है। इसके अलावा जब उन्होंने अपनी डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया, कहते हैं उस समय बड़ौदा स्टेट भारत के सबसे संपन्न प्रोग्रेसिव स्टेट में से, फ्रंटलाइन स्टेट में से शामिल था, जो कि मैसूर और तंजौर जैसे डेवलप्ड स्टेट से कंपटीशन करता था। इसका श्रेय महाराजा सयाजीराव को ही जाता है। उन्होंने सयाजी बाग की भी स्थापना की 1879 में, जो विश्वामित्री रिवर के किनारे है। यह वेस्टर्न भारत का सबसे बड़ा और फाइनेस्ट गार्डन में से एक है। मशहूर क्रांतिकारी अरविंदो घोष उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने तारकनाथ दास से कनाडा के वैंकूवर सिटी में मुलाकात की। उन्होंने मैडम भिकाजी कामा से भी उनकी मुलाकात हुई। मैडम भिकाजी कामा पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कि विदेशों में जर्मनी के स्टटगार्ट सिटी में पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया। उन्होंने इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी मुलाकात किया। क्योंकि भारत में जो है सो अंग्रेजों की नज़र रहती थी, तो राजा जो है सो सयाजीराव भारत में रह के कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते थे। एक कहते हैं कि एक उनका सबसे बड़ा जो पर्पस होता था विजिट करने का, कहते हैं कि वो 30 टाइम्स से भी ज़्यादा उन्होंने जो यूरोप और एशिया और अमेरिका के कई सारे देशों की यात्रा की। तो इसका पर्पस ये होता था कि विदेशों में जो क्रांतिकारी जो भारत से बाहर अंग्रेजों की दमन की वजह से जो भारत से बाहर चले गए थे और वहाँ पर में रह के भारत के आज़ादी की दिशा में जो काम कर रहे थे, उन सबको एनकरेज करने का, उन सबको सपोर्ट देने का काम सयाजीराव गायकवाड़ किया करते थे। इसी वजह से वो विदेश का दौरा बार बार हर साल किया करते थे। उनके बाद उनका ग्रैंडसन राजा बने और उनकी ग्रैंड डॉटर राजमाता गायत्री देवी, उनकी पुत्री इंदिरा देवी की बेटी गायत्री देवी, लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी की भारत की सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड ब्यूटीज और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मानी गई है। बड़ौदा पर्ल नेकलेस और द पर्ल कारपेट ऑफ बड़ौदा, ये कई मिलियन $US में जो है सो बाद में चल करके बिका, जो बड़ौदा स्टेट से ही संबंधित है। उन्होंने बड़ौदा सिटी में वाटर सप्लाई सिस्टम इस्टेब्लिश किया 1892 में अजवा में। ये जो वाटर सिस्टम है, कहते हैं कि बड़ौदा की अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी इस वाटर सप्लाई सिस्टम पे डिपेंडेंट है। सयाजी गार्डन, जिसे कमाटी बाग भी कहा जाता था पहले, उनका बड़ौदा में उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। अपने शासन के डायमंड जुबली के समय उन्होंने बड़ौदा के लोगों को एक यूनिवर्सिटी का भी तोहफा दिया। इसके लिए उन्होंने अपने पर्सनल और स्टेट फंड को यूटिलाइज किया और अल्टीमेटली उनके ग्रैंडसन सर प्रताप सिंह राव गायकवाड़ के समय यूनिवर्सिटी बन के तैयार हुआ और इसे सर सयाजीराव डायमंड जुबली एंड मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एजुकेशन के साथ साथ बाकी की जरूरतों को भी पूरा करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इस ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। उनके कुछ ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनको जो कुछ सम्मान मिला, तो ये सम्मान इस तरह से है: प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्ड मेडल, एम्प्रेस ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल, नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, द दिल्ली दरबार गोल्ड मेडल 1903 एंड 1911, नाइट ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर 1919। BHU से उन्हें LLD की भी उपाधि मिली 1924 में। बेलिफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन 1932 में। किंग जॉर्ज V सिल्वर जुबली मेडल 1935 और किंग जॉर्ज VI कोरोनेशन मेडल 1937। 63 साल 63 इयर्स के लंबे और इवेंटफुल शासन के बाद इस महान और प्रतापी राजा ने 6 फरवरी 1939 को आखिरी सांस ली। ये 76 साल 76 इयर्स पूरे होने से एक महीना पहले उनका जो है सो स्वर्गवास हो गया। तो महान है ऐसे राजा को, ऐसे महान भारतीय सपूत को
जब उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो रोंगटे खड़ी सी हो जाती है। और मुझे तो पर्सनली बहुत ही आनंद मिलता है कि मतलब कि ऐसे हमारे पूर्वज थे, वो भले ही बड़ौदा के हों लेकिन वो तो पूरे भारत के जो है सो महान नायक में से एक हैं। तो ऐसे महान नायक को मेरा सत सत नमन।